नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2008 के हिंदी प्रश्न पत्र का हल, जो कि अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या है, उसे पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी भाषा और उसके विकास के संबंधित पहला प्रश्न है, निम्न में से इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो मारवाड़ी नहीं है, बाकी कोरबी, बुंदेली और कन्नौजी हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत, जिसे पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी आदि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। विस्तृत जानकारी ये है कि शौर सैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी है। खड़ी बोली ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी इसकी बोलियां हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी जिसे कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी आदि हैं। पहाड़ी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली ये 3 बोलियां हैं। गुजराती के अंतर्गत गुजराती आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है, और पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। मागधी इसके अंतर्गत बिहारी उपभाषा है। भोजपुरी, मगही, मैथिली इसकी बोलियां हैं, और मागधी के ही अंतर्गत बंगला, उड़िया और असमिया उपभाषाएं भी हैं। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी उपभाषाएं निकली हैं। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी उपभाषा है, और महाराष्ट्री से मराठी उपभाषा निकल के आई है। अगला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन हैं? तो गारसादा तासी पहले लेखक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसादा तासी हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर और इन द हिंदुस्तानी तासी का इतिहास ग्रंथ है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था, तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ है। इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं, किस किस ने क्या लिखा है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में लिखा है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका नाम, जो हिंदी साहित्य का इतिहास रखकर, इसे अलग एक किताब की शक्ल दे दी गई। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो डिंगल इसकी भाषा है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को डिंगल भाषा या शैली में प्रयोग किया जाता था। इसमें पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता है। यह 2 भाषाओं के मिश्रण से बनी है। डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण है, जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा का शैली का प्रयोग किया जाता है, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनी है, अपभ्रंश और ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो नायिका भेद साहित्य लहरी की विषय वस्तु है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। 1550 ईस्वी इसका समय माना गया है। इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और अलंकारों और नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी इनका जीवन काल है। सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी इनका मुख्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को उन्होंने प्रथम कवि माना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन जो कि उनकी रचना है मृगावती, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि, उनकी रचना एवं मानने वाले विद्वान की सारणी इस प्रकार है। गणपति चंद्रगुप्त और नगेंद्र ने हंसावली, जो कि असायत के द्वारा लिखी गई है 1370 ईस्वी में, उसको प्रथम कवि माना है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का। रामकुमार वर्मा ने चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई है 1379 में, उन्हें प्रथम कवि माना है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा, जो कि 1501 ईस्वी में लिखी गई है, उनको प्रथम प्रेमाख्यान कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम कवि माना है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का, जिनकी रचना मृगावती है और 1503 ईस्वी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जेहाल मिस्की मुकुल तगाफुल दुराय ने ना बनाए बतियाँ, पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने ये लिखी थी। कुट्टिल के सुदेश पोह परिची टात पिक सद, कमलगंध बटासंद हंस गति चलित मंद मंद। चंद वरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, उनकी पंक्ति है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मृत झुकी परत जेही चितवन एक बार। रसलीन के अंग दर्पण से पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी कल्पना 1949 में हैदराबाद से प्रकाशित होती है और ये द्विमासिक पत्रिका थी। इसका संपादन आर्येंद्र शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप, नए नए लागत ज्यों जो निहारिये, किसकी पंक्ति है? तो घनानंद की पंक्ति है। रावरे रूप निहारिये, याद रखिएगा, घनानंद की पंक्ति है। रावरो रूप भर्यो अखियान भर्यो, सुभर्यो उनरयो सुधर्यो परे, ये देव की पंक्तियां हैं। कबहू मिलबो वह धीरज ही में धैर्य करे, ये बुद्धिसेन की पंक्तियां हैं। लोगन कवित्त की वे खेल करी जानो है, ठाकुर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र थी, समुझी मनी मन रहिए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तुलसीदास ने क्या कहा है? केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र थी, समुझी मनहि मन रहिए। केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास ने लिखा है। अब नंदलाल ने क्या लिखा है? नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रीजी मनहु पहिराई माला। सूरदास की पंक्ति है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिन न विराजई, कविता वनिता मत, ये केशवदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सुखदेव, श्याम और गणेश बिहारी हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र तीनों भाई थे। इन्हें मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। मिश्र बंधुओं ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1913 ईस्वी में लिखा है, जिसके 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? तो रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा है। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार कर दिया है, या तो उन्होंने गलत छापा है, असंगत होगा। देखते हैं, रस विमर्श किसकी पंक्तियां जो है, किसका रचना है रस विमर्श? वो है राममूर्ति त्रिपाठी की, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है, 1949 ईस्वी में। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र ने 1964 में लिखा।
रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 में लिखा। काव्य में रस 1956 ईस्वी में डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत कौन सा युग्म है? तो कृष्ण गीतावली जो कि तुलसीदास की रचना है ये असंगत है। बाकी बरबय रामायण तुलसीदास की है, कृष्ण गीतावली सूरदास की नहीं है, ये तुलसीदास की है। बरबय नायिका वेद रहीम की है, विज्ञान गीता केशवदास की है। बरबय रामायण तुलसीदास ने लिखा है 1573 ईस्वी से 1623 ईस्वी इनका समय है लिखने का। बरबय नायिका भेद रहीम ने लिखा है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में सूरदास ने लिखी है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में केशवदास ने लिखे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? तो माधवी और दूधनाथ सिंह जो कि असंगत है। संगत युग्म कौन कौन से हैं? माधवी भीष्म साहनी की रचना है, 1955 ईस्वी में नाटक विधा में है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है, 1972 ईस्वी में नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी यज्ञ ने गीति नाट्य लिखा है 1967 में। एक और अजनबी मृदुला गर्ग नाटक लिखा है 1998 में। यम गाथा दूधनाथ सिंह ने 2000 ईस्वी में लिखा है नाटक विधा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं पर यह पूछा गया है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो ज्ञान रंजन इसके जो नई कहानी आंदोलन है उससे नहीं जुड़े रहे। मोहन राकेश कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जुड़े रहे। नई कहानी आंदोलन 1955-56 के लगभग चला या आविर्भाव हुआ उसका। मोहन राकेश कमलेश्वर और राजेंद्र यादव इसके प्रमुख नायक थे, जबकि अकहानी आंदोलन 1960-62 के आसपास चला। इसके प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल थे। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो आधा गांव के अंतर्गत गंगोली गांव है। आधा गांव उपन्यास में किसने लिखा था? राही मासूम रजा ने 1966 ईस्वी में लिखा है। जल टूटता हुआ 1969 में रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा गया है। संबंधित स्थान था पांडेपुरवा गांव। आधा गांव में गंगोली गांव आता है, जल टूटता हुआ में पांडेपुरवा गांव आता है। अलग अलग बैतरणी में करेता गांव था, जिसके रचयिता हैं शिव प्रसाद सिंह। 1967 में इन्होंने यह लिखा। भरती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु ने 1957 में लिखा। परानपुर गांव इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद समस्या पर आधारित है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग और जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, इसका चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तीसरा सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक 1943 में आया, जिनके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक के संकलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि। तीसरा सप्तक के कवि हैं जिसका समय 1959 था प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी आदि। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अवधेश कुमार, इनके साथ कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा, राजेंद्र किशोर। चारों सप्तकों का संपादक जो थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे। सप्तक 7 कवियों का एक संकलन होता है।
इसलिए उसे सप्तक कहा जाता है। इनमें से अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो आखिरी कलाम आधारित नहीं है, बाकी आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच विभाजन की समस्या को दर्शाते हैं। आधा गांव राही मासूम रजा 1966, भारत विभाजन इसकी विषय वस्तु थी। सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम ने लिखा है 1986 में, भारत विभाजन ही समस्या थी। झूठा सच यशपाल ने लिखा था 1958 में, भारत विभाजन समस्या थी। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह ने 2003 में लिखा था, बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का ग्रंथ है। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज ने 1948 में लिखा था। छायावाद 1955 में नामवर सिंह ने लिखा है। रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 में डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखा है। जायसी 1983 में विजय देवनारायण शाही ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो ठेले पर हिमालय उन्होंने 1950 में लिखा, फिर पश्यंती 1969 में लिखा, कहनी अनकहनी 1970 में लिखा, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में उन्होंने लिखा। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह हैं चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001 में उन्होंने लिखा है। शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं यथासंभव, जीप पर सवार लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में इन्होंने लिखा। अज्ञेय के निबंध संग्रह हैं अज्ञेय के, त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेम पद 1960, आल वाल 1971, भवंती 1972, लिखी कागद कोरे 1972, अंतरा 1975, अद्यतन 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, संवत्सर 1978। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र और आलोचना से संबंधित पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? तो अष्टाध्यायी को उन्होंने एकरूपता देने का प्रयास किया है, भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है पाणिनि ने अष्टाध्यायी से। पाणिनि का भाषा या ध्वनि को एकरूपता प्रदान करने वाला ग्रंथ अष्टाध्यायी 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो पद जो हैं शब्द रचना में इसका योगदान नहीं होता। प्रत्यय, धातु और उपसर्ग शब्द रचना में योगदान देते हैं। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात के पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, ना कि पदों से शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो लड़के जो है रूप साधक प्रत्यय के अंतर्गत हैं। लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है, अतः लड़के के में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मातृत्व, एकता जो है शब्द भाववाचक हैं, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चौरा और सोना माटी सही अनुक्रम है। श्यामा स्वप्न 1888, जगमोहन सिंह ने उपन्यास लिखा है। माँ उपन्यास 1929 में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखा है। सती मैया का चौरा 1959 में भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखा है।
सोना माटी जो है विवेकी राय ने 1983 में उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक, यह सही अनुक्रम है कहानियों का। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1911 में, ममता कहानी 1929 में जयशंकर प्रसाद ने लिखी, गूंगे 1945 में रांगे राघव ने लिखा, जिंदगी और जोंक 1958 में अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आनंद, कादम्बिनी, सरस्वती और श्री शारदा और इसके बाद में प्रतीक आता है। आनंद कादम्बिनी 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा संपादित की गई मासिक थी, इसकी प्रकार था और मिर्ज़ापुर से ये प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका 1900 में चिंतामणि घोष ने प्रारंभ की, मासिक और काशी से प्रकाशित होती थी। श्री शारदा 1916 में नर्मदा प्रसाद मिश्र ने संपादित की है, प्रकाशित करवाई थी। प्रतीक 1947 ईस्वी में अज्ञे के द्वारा द्विमासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद के स्थान से ये प्रकाशित होती है। सरस्वती प्रथमता काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये काव्य संग्रहों का प्रकाशन का सही अनुक्रम है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 के काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम है। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण किरण 1947, युगपत 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा और सत्यकाम 1975। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों को सही क्रम में लगाना है। तो उत्तर है, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच। दादा कॉमरेड 1941 में लिखा, देशद्रोही 1943 में लिखा, दिव्या 1945, कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। यशपाल का जीवन काल 1903 से 1976 के बीच रहा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे, रसक गिरंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ और कल्पलता सही अनुक्रम है। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 1905 बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा, रसक गिरंजन 1920 से में लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा ने 1942 में लिखा, कल्पलता 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार और सागर मुद्रा सही अनुक्रम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्मकाल था 1911 से लेकर 1987 तक, जीवन काल था 1911 से 1987 तक, और इनके क्रम हैं काव्य संग्रहों के भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक छाया में, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो जसुमती हरि पालने झुलावे, यह ब्रज भाषा है। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, अवधि में ये लिखी गई है, इसकी भाषा अवधि है। अतिरंग स्वामी सु मिली राती, बेटी राजा भोज की, तो डिंगल भाषा है।
दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, तो ये है दक्खनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा के रूप से सुमेलित कीजिए। अयु ये अपभ्रंश है, अयु अपभ्रंश है। आइल भोजपुरी है, आवा अवधि है और आयो ब्रज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सतरंगिनी हरिवंश राय बच्चन, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन, अणिमा निराला, ऋतंबरा केदारनाथ प्रभात, केदारनाथ मिश्र प्रभात इनका उपनाम था। सतरंगिनी 1945 में हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, काव्यकार हरिवंश राय बच्चन थे। सतरंगे पंखों वाली 1959 में नागार्जुन ने लिखी। अणिमा 1943 में निराला जी ने लिखी है। ऋतंबरा 1957 में केदारनाथ मिश्र प्रभात ने लिखी है। कुमकुम 1939 ईस्वी में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनको सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है अपनहुति अलंकार है। मुख तो चंद्र ही है रूपक अलंकार है। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, ये भ्रांतिमान अलंकार है। मुख है कि चांद संदेह अलंकार है। मुख नहीं चंद्रमा है अपनहुति अलंकार। परिभाषा क्या है? जहाँ प्रस्तुत या उपमेय का प्रतिरोध करके अप्रस्तुत या उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। मुख तो चंद्र ही है रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की आरोपण किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख देखकर चांद का आभास हुआ भ्रांतिमान है। समानता के कारण उपमेय को उपमान मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। मुख है कि चांद संदेह अलंकार। साम्य के कारण संशय या अनिश्चितता का होना। मुख मानो चांद है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार के बाद में अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो तमस जो है भीष्म साहनी की रचना है। पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की है रचना। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की है। 1973 में तमस लिखा गया भीष्म साहनी के द्वारा। पीली आंधी प्रभा खेतान ने 1996 में लिखा था। अंधेरे बंद कमरे 1961 में मोहन राकेश ने लिखा। नीला चांद 1988 में शिव प्रसाद सिंह ने लिखा। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंत ने लिखा है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये धूमिल ने लिखी है। रोटी और संसद रचना। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्तिबोध ने कहा है। ओ आ गए प्रियम्बत केश कंबली गुफा गे, ये अज्ञे ने ही कहा है। असाध्य वीणा रचना है इसकी। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। श्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे अगलाते हैं। माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। नीरोग, नीरोग जो है वो विसर्ग संधि है। दीर्घाकार जो है दीर्घ संधि है। सदाचार व्यंजन संधि है। सतधन आचार प्रत्येक जो है वो वृद्धि संधि है। निरोग निधन रोग विसर्ग संधि। दीर्घाकार दीर्घधन आकार दीर्घ संधि। सदाचार सतधन आचार व्यंजन संधि। प्रत्येक प्रतिधन एक यण संधि। सदैव सदादन एव वृद्धि संधि।
इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नाम के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसने लक्षण दिया था? तो ये भामा ने दिया है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामा ने कहा है। तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट ने कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ ने कहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंडितराज जगन्नाथ ने कहा है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन ने कहा है। अगला प्रश्न है, अवतरण जो अपठित गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 39 से 43 प्रश्न तक के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे पढ़ना है। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी में प्रगल्भ वक्तृता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फोड़ती हुई फूटती है। कभी हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है, रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसके और सब ओर करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी ओर ध्वंस और हाहाकार है तो और सब ओर उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया है। प्रश्न है, कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसमें है? तो विरोधी भावों के सामंजस्य में कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है, सूटधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है? तो उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है। जब कोई सूटधारी धारा प्रवाह संस्कृत बोलता है तो उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है। यह सामंजस्य का सौंदर्य ही है। अगला प्रश्न है, विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं? तो रक्षा और मंगल का भाव, विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव रक्षा और मंगल का भाव हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो जीवन में सरसता और कोमलता प्रदान करना, जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना ही आनंद कला का विकास है। इसमें सारे भाव, रूप और व्यापार अपना योग देते हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य, ये उपयुक्त शीर्षक है। अगला प्रश्न है, कथोपकथन पर आधारित है। तर्क और स्थापना के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। स्थापना है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क है, सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। ए और आर दोनों सही हैं। वीर कर्म से पृथक वीरत्व का भाव नहीं होता तथा सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य का भाव नहीं होता। वस्तुतः सौंदर्य ही होता है। वस्तुगत सौंदर्य से ही मनोगत सौंदर्य की परिणति होती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है।
गौतम के वैराग्य, तर्क है गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। तो ए और आर दोनों गलत हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष अर्थात वीर बनाता है। गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं था बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। अगला प्रश्न है, स्थापना भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। तर्क है भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है। उत्तर है ए और आर दोनों सही। भक्ति और प्रेम दोनों उभय अंगी होते हैं। इनमें एक अंग भगवान और प्रेमी है तो दूसरा अंग भक्त और प्रेमिका। प्रेमिका और भक्त प्रेमी और भगवान के सन्मुख समर्पण स्व के त्याग के बिना संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसका तर्क है धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरही है। ए सही है, आर गलत है। स्थापना रहीमदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, किंतु स्थापना एवं तर्क कोई भी अंतर संबंध नहीं दर्शाते। अगला प्रश्न है, स्थापना में काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष दोनों असंपृक्त हैं। तर्क है रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। ए और आर दोनों सही हैं। काव्य में भावपक्ष तथा कलापक्ष होते हैं। भावपक्ष काव्य के अंतरंग तत्वों एवं कलापक्ष काव्य के बहिरंग तत्वों से संदर्भित होता है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से असंपृक्त या पृथक होते हैं। रचना में संवेदना के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना प्रेम गली अतिसागरी तामे द्वय न समाय। तर्क है प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। ए सही होगा और आर गलत होना चाहिए। वैसे तो ए सही, आर गलत होना चाहिए। इसका उत्तर डी होना चाहिए। प्रेम में मनुष्य को सीमित नहीं करता है। यह व्यक्ति किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करता है तब वह उसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह वहाँ पर व्यक्तिगत या अपनत्व की भावना का जन्म होता है जो मनुष्य की सीमाओं को सीमित कर देता है। ये तर्क दिया जरूर है, इन्होंने ए माना है, लेकिन प्रेम मनुष्य को सीमित नहीं करता है, वो उसे असीमित करता है। स्थापना है जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। तर्क है सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं। जिस ज्ञान से मानवता का पतन होता है वह कोल्हू के समान सीमित दायरे में रहकर अनिष्टकारी हो जाता है। सच्चा ज्ञान मनुष्यता मानवता को उच्चतम स्तर तक ले जाता है। तो ये थे मित्रों 50 प्रश्न। आगे हम दिसंबर 2008 के प्रश्न पत्र को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए हिंदी भाषा बोध चैनल से। धन्यवाद।